पार्टिकल से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल से क्या समझते हैं लोग? अलग अलग, मतलब जिसका जैसा काम होगा उसके हिसाब से वो उस पर चीज़ें लगा देंगे कि ये हमारे लिए पार्टिकल की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इन्हें फॉलो करेंगे। कुछ अलग करेंगे, हमारे लिए ये रहेगा कि पार्टिकल में पॉइंट पार्टिकल रहेगा और उसका कुछ मास रहेगा, ये रहेगा इसका वॉल्यूम वगैरह हम निकाल। अब किसी पार्टिकल का अगर पोजीशन बताना है, मान लो हमारा ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है ये, तो इसमें हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? अगर कार्टेशियन की बात करें तो x, y और z तीन हमारा काम हो जाता है। या फिर आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं कार्टेशियन से ज़्यादा हमारे लिए स्फेरिकल ज़्यादा सही रहेगा, तो आप रो थीटा फाई, या फिर आपको लग रहा है कि सिलेंड्रिकल ज़्यादा सही रहेगा तो फिर आर थीटा, मतलब अपने हिसाब से हम चुन सकते हैं। ये तो तब पता चलेगा जब आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए कि ये आपकी प्रॉब्लम है, तब आप डिसाइड करोगे कि हमें कार्टेशियन उठाना है या स्फेरिकल उठाना है या सिलेंड्रिकल। लेकिन जनरली हम मान के चलो चलते हैं कि इससे कोई भी तीन Q1 Q2 और Q3, अब ये तीन कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है कार्टेशियन या फिर स्फेरिकल या फिर आपका सिलेंड्रिकल, इनमें से कोई भी हो सकता है जो जैसे आपको सुविधा है उस हिसाब से आप चूज करें। तो मान लो है हमारे पास और इसका मोशन भी, अगर पोजीशन इन तीन से हम बता सकते हैं, इसका मोशन भी इन तीन में खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए कोऑर्डिनेट्स। एग्जांपल के अगर हम एक डबल पेंडुलम ले लें, इसे भी यहाँ पर हमारा काम सिर्फ दो में ही हो गया, हमें तीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक हमारे पास थीटा वन, एक हमारे पास थीटा वन था जो आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देगा फर्स्ट पेंडुलम का, एक हमारे पास थीटा टू है जो आपको सेकंड पेंडुलम का कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। तो अगर अभी आपसे कोई बोल दे कि थीटा वन है हमारा 30 और थीटा टू है हमारा 60, और आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है इस पूरे सिस्टम का डबल पेंडुलम का, तो आप बना दोगे आराम से। एक हमारा बॉब होगा वो 30 डिग्री पर होगा, दूसरा वाला जो होगा वो 60 डिग्री पर होगा, तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन बता पा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ रहा है क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ये समझ लीजिए एक तरह से मोटे तौर पर स्टेट बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल है आपके पास तो पार्टिकल का स्टेट क्या है। अच्छा, इसे एक एग्जांपल, फ्लिप बुक होती है, फ्लिप बुक उसमें मूव करता है पूरा, ऐसा लगता है कि कोई एनिमेशन चल रहा है, कोई मूवी चल रही है। अगर फ्लिप बुक्स के थ्रू समझना है, मान लीजिए एक गेम है, ये हमारा फ्लिप बुक गेम, इसमें क्या है, एक पिक्चर जो फ्लिप बुक के शुरुआत में सबसे पहले पिक्चर, एक पिक्चर जो फ्लिप बुक के सबसे लास्ट में। अब गेम ये है, कुछ बच्चे हैं क्लास में, उन्हें ये दो पिक्चर्स दी गई हैं और कहा गया है कि अब आपको इसके बीच का जितना भी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, जितनी बना सकते हो, आपको बनाना है। और जब इसे शुरुआत में रखें उस बुक के और इसे आखिर में रखकर जब देखें तो बिल्कुल स्मूथ फ्लो चलना चाहिए, कंटिन्यूस फ्लो लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से आपने शुरुआत किया था वहीं पर एंड किया है, उसके बीच में आप जो स्टोरीज में डालना चाहते हो वो चल रही है। और इसमें जो बच्चा कम से कम पेजेस लगाएगा वो जीत जाए, लेकिन कंडीशन वही है कि बिल्कुल कंटिन्यूस फ्लो बनना चाहिए। यहाँ से अगर देखो तो इसको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से जोड़ सकते हैं कि आपके पास जो ए है इनिशियल पॉइंट और जो बी है फाइनल पॉइंट,
सभी के लिए सेम है, लेकिन हर बच्चा अपनी अलग फ्लिप बुक बना रहा होगा। यानी कि ए है, बी है, किसी का फ्लिप बुक इस पैथ को फॉलो करेगा, किसी का फ्लिप बुक इसे फॉलो करेगा। और यहाँ पर एक लिमिट नहीं है, आप जितने पन्ने चाहो लगा सकते हो बीच में, जितने भी चाहो। तो इसका मतलब है वैसे यहाँ पर क्या होता है कि ए से बी जाने के लिए अगर मैक्सिमम पैथ पूछा जाता है तो बनाते जाओ, कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर। और वैसे यहाँ पर हमारा ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऐसे देखो, ये एक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, एक पर्टिकुलर जो पिक्चर है वो एक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। इसके बाद वाला जो पिक्चर आएगा वो इसी पैथ का नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। अगर टाइम में देखें कि इनिशियल टाइम पर ये कॉन्फ़िगरेशन था हमारा सिस्टम का, फिर थोड़ी देर बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस पैथ पर, फिर और थोड़ी देर बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया जैसे यहाँ पर होगा। कुछ टाइम के बाद एक पिक्चर आ गई, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी पिक्चर आ गई। ये एनालॉजी बन सकती है इसमें, ऐसा देखो कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, हर चीज़ में समझाया जा सकती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस अच्छा वही होता होगा जहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन से मिलकर जो स्पेस बन रहा हो। जैसे यहाँ पर एक यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है, इस पॉइंट पर एक कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट पर भी एक पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी पैथ पर कोई एक पॉइंट है और वो पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है उस पैथ को फॉलो करने वाले सिस्टम का इस इंस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पेजेस रखने का जो नंबर वो फाइनाइट है, क्योंकि आप केवल एक पन्ना भी अगर रख दोगे तो स्मूथ नहीं रहेगा, या फिर वो डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल है कैसा और इनिशियल है कैसा, ये इन दोनों पर डिपेंड करेगा। लेकिन कम से कम अगर कम से कम बताएं तो एक तो होना चाहिए। ये जो एक है नंबर, ये इसको फाइनाइट करता है। इसका मतलब कि जो लीस्ट एक्शन है वो एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लेकिन जो प्रिंसिपल था वो लीस्ट एक्शन का था, वो स्टेशनरी एक्शन का था। लेकिन लीस्ट एक्शन के केस में इसको अगर समझना चाहिए तो समझ सकते। तो क्या हो रहा है, एक हमारा पॉइंट ए है, एक हमारा पॉइंट बी है। किसी भी सिस्टम में टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। अब वो सिस्टम हमें देखना है कि किस पैथ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हो सकता है कि पेंडुलम इनिशियल टाइम पर यहाँ पर था, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि पेंडुलम की स्टेट को यहाँ पर दिखा रहा है। थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि पेंडुलम इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। ये कॉन्फ़िगरेशन कितना पता चला, नेक्स्ट जो टाइम है नंबर t1 पे ये जो पॉइंट है इस कॉन्फ़िगरेशन को दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद इसका यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। इसका तो मोशन हो रहा है, लेकिन उधर अगर देखें तो एक कॉन्फ़िगरेशन जो है, एक पैथ दिख रहा है जो ये सिस्टम फॉलो कर रहा है। यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पे दिखेगा। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होता है, जहाँ पर हमें सिस्टम के बारे में पता चलता है कि सिस्टम कैसे टाइम के साथ चेंज कर रहा है, किस पैथ को फॉलो कर रहा है, क्या वो एक लीस्ट एक्शन के थ्रू जा रहा है या फिर वो किसी दूसरे एक्शन के थ्रू जा रहा है। ये सब हमें यहाँ से पता चल सकता है। जैसे अगर चाहें तो इक्वेशन भी बना सकते हैं इसकी। जैसे हमारा पेंडुलम था, इसमें हमें केवल दो चाहिए थे कोऑर्डिनेट्स, तो इसका इक्वेशन भी है।
लाइन सेम है और वो वेरी नहीं करेगी टाइम के साथ। वेरी क्या करेगा केवल थीटा 2 और थीटा 1। तो उस हिसाब से ये अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डबल पेंडुलम है तो यहाँ पर केवल दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, थीटा 1 और थीटा 2। केवल दो में आपका पूरा इक्वेशन लिख दिया। ये लैग्रांजियन से ही है। इसमें से कुछ अच्छा, ये तो ये ऐसा थीटा 1 और थीटा 2 में दोनों टाइम के फंक्शन होने चाहिए तभी ये पूरा होगा। जो इससे पहले वाला था लेक्चर उसमें क्या किया था हम लोगों ने, लैग्रांजियन इक्वेशन निकाला था। अगर उसमें ध्यान दें तो दो लैग्रांजियन इक्वेशन निकले थे, एक था x के अलॉन्ग, एक था y के अलॉन्ग। ऐसे था। एक ये था और ये यहाँ से हमें दोनों से एक सेम चीज मिल रही थी, न्यूटन सेकेंड। बस यहाँ से हमें x के अलॉन्ग फोर्स मिल रहा था और यहाँ से हमें y के अलॉन्ग फोर्स मिल रहा था। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो Q1 Q2 Q3 ये तो सिंगल पार्टिकल्स के लिए थे, एक पार्टिकल है हमारे पास तो उसके लिए। अब हम एक सिस्टम लेंगे, एक सिस्टम है उसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स। एक पार्टिकल की मोशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स लग रहे थे हमारे पास, 3। तो अगर n पार्टिकल्स हैं तो कितने कोऑर्डिनेट्स लगने चाहिए, 3। ये फिर हमें पूरा सिस्टम का बताएगा, ठीक है। हमें सिस्टम का मोशन चाहिए इस बार। पहले हमें केवल एक पार्टिकल का चाहिए था तो सिर्फ 3 थे। इसी तरह अगर आपको इसके अलावा सिर्फ इस पार्टिकल का मोशन चाहिए तो फिर से आपको 3 ही लगेगा। या अगर इसके अलावा किसी तीसरे चौथे या nth पार्टिकल के लिए सिर्फ हमें एक पार्टिकल चाहिए उसका मोशन बताना तो सिर्फ 3 ही लगेंगे, लेकिन पूरे सिस्टम के एक साथ बताना है, यानी पूरे जितने हमारे पास n पार्टिकल सबका एक साथ बताना मोशन, तब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये जो है ये हमारा तक कितना बन जाएगा, तब Q1 Q2 Q3 छोटे Q3 इतने सारे कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी पूरे सिस्टम को डिफाइन करने में। अब बात यह है कि पहले वाले में हमने लैग्रांजियन इक्वेशन निकाला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से, लेकिन अब ये जो है ये कुछ भी हो सकता है ना, ये कार्टेशियन भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, जैसा आपके लिए सुविधाजनक है उस हिसाब से चूज करें। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि लैग्रांजियन जो है इसके लिए हमें सेटिस्फाइड करना है, और इसके लिए हमें क्यों जानना है, क्योंकि पहली बात तो दो असम्पशन भी हम लेकर चल रहे हैं कि जो Q i हमारे पास इसका फंक्शन मतलब कि ये हमारा कार्टेशियन है जहाँ पर i भी 1 से आपका 3 a भी आपका 1 से 3, ये जो है ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्म नहीं। लेकिन जो Qi है
हमें इसके लिए चाहिए, और ये इसका फंक्शन भी है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि हम तो ये चुन सकते हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है हमारे स्क्वायर का। अगर हम ऐसे देखें कि कॉलम में हम क्या करते थे कि जो कार्टेशियन होता था उसका जो एक्स कंपोनेंट होता था, उसका जो वाई कंपोनेंट होता था, इसलिए आर ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या एक्स भी हमारा आर और थीटा का फंक्शन था, वाई भी हमारा आर और थीटा का फंक्शन है, जबकि ये कार्टेशियन है, ये हमारा पोलर है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। वही चीज यहाँ पर कि ये हमारा जनरलाइज्ड एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसको हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं कार्टेशियन से, लेकिन ये जनरलाइज्ड नहीं है क्योंकि ये कार्टेशियन है। यहाँ से अगर तुलना करें तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, इसके बीच वेरिएबल्स तो नहीं है टू कोऑर्डिनेट्स, लेकिन इसके लिए वेरिएबल्स, जैसे हमारे पास यहाँ भी दो वेरिएबल्स है। यहाँ पर हम एक जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कैसे रिलेट कर रहे थे, वैसा ही कुछ हम यहाँ भी कर रहे हैं। और एक और चीज है जो थोड़ी सी ये तो होना ही चाहिए कि आपका जो क्यू है उसे आप ऐसे देख सकते हैं, वो इसका फंक्शन है, इसका इनवर्स भी ट्रू होना चाहिए, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्या लिखते हैं आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बीच लिखते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स वाई बाय एक्स। आर भी एक्स और वाई का, थीटा भी एक्स और वाई, उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए कि क्यू भी एक्स और टी का और एक्स भी क्यू और टी का इनवर्स। लेकिन इस पर एक चीज है, ये तभी होता है, उसके लिए कंडीशन है कि जैकोबियन मैट्रिक्स होता है, इसमें थोड़ा कुछ मतलब लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होता है। ये जब ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, या आप इसको ले सकते हो। हाँ, और ये इसका जो प्रूफ है इसको थोड़ा और ढूंढना पड़ेगा, प्रूफ ज़्यादा मिला नहीं है, देखिए इसको थोड़ा खोल के और हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, वो समेशन देख लेना, समेशन भूल गए लगाएंगे ना, देखते रहेंगे समेशन ऑब्वियस लगेगा, आई भी नहीं करता। ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो ये इसे अगर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो इसमें आ सकता है, और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आने का मतलब है कि जो नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी इसमें आ सकता है। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या करते थे कि जब हमारे पास नॉन इनर्शियल चीज़ें आ जाती थी, नॉन इनर्शियल फ्रेम आता था, तो अपन फिक्शियस फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, वो एक्स्ट्रा फोर्स को यूएस वगैरह लगना, उससे थोड़ा छुटकारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए होगी तभी बन जाएगी अगर एक बार प्रूफ हो गया। ये तो इससे
वही वही तो प्रूव करना चाह रहा है वो। ये हमें प्रूव करना है, ये उसने एक्स वाई में ये प्रूव किया था क्या? पर मतलब जो भी लास्ट था अब ये चाहता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक किया था इस बारे में। मुरेका बोल रहा था। हाँ कौन सी ना? आप बस इनका बोल दो। तो पहले हम ये देख लेंगे क्या होगा, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या होगा। लैग्रांज मेथड किसका फंक्शन रहा हमारे पास, इसका। अब जब ये प्रूव हो जाएगा तब ये भी बन जाएगा। अभी हमारे पास लैग्रांज ऐसा टी का भी तो टी का भी तो लगना होता है, वही बात है कि हैमिल्टोनियन के केस में ये मान लेते हैं, वो हम अभी से मान के चलते हैं। अच्छा तो ये रहेगा सही रहेगा। अब यहाँ पे ये एक टर्म आ गया है, इसका हमें पता नहीं है क्या है ये। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो हम पहले ये निकालेंगे कि ये क्या चीज़ है, x से डॉट यानी कि जैसे x से जो है ये हमारे पास क्या है, x से तो अगर हम x से डॉट निकालें तो ये आना चाहिए क्यों आई था ना? अरे हाँ ठीक है, और क्यों है ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना है ना, उसका वाला टर्म ये, और ये हो सकता है कि इसके थ्रू डिपेंड करता है उसका वाला term। तो ये आया है, तो यहाँ से मैं x से डॉट हो गया, इसको यहाँ पे रख दीजिए। ऐसे लोग ये दो बार नहीं हुआ, ये दो बार नहीं हुआ। हाँ 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 यस। ये तुमने पहले टी के साथ किया ये वाला, ये भी तो टी के साथ ही हुआ ना, बस तुमने चेन रूल कर दिया। ये पहला टर्म, ये जो पहला टर्म, हाँ ये क्या था, ये तुम चाहते थे डी एक्स ए को उसके साथ डिफरेंशिएट करना। हाँ इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट, क्योंकि क्यू आई भी टी का फंक्शन है। तुम एक्स ए को टी से डिफरेंशिएट करो। हाँ अच्छा तभी हाँ एक्स सी डॉट बनेगा क्या? डी एक्स सी अपॉन डी टी। हाँ हाँ तभी पहले हमें लगा था कि यही तो ये है, नहीं नहीं पार्शियल नहीं वही तो हम सोच रहे थे कि ये dx ही बनना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। ऐसे हो। इसको निकालना। ये निकालना है ना? पहले ये अलग से निकालेंगे फिर से।
तो ऐसे लिखो। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर हो सकता है, वो नहीं है। हाँ, अभी एक यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, ठीक है? वो गड़बड़ अभी नहीं समझ में क्या आएगी, हाँ अभी आएगी। अगर इसको हम करें तो क्या बनना है? ये इन दोनों का क्या मतलब है? यहाँ पे जो है वही यहाँ पर भी है। इस कोऑर्डिनेट की बात यहाँ हो रही है, इसी की बात यहाँ भी होगी। अगर मतलब बाउंड है, एक कोऑर्डिनेट बाउंड है दूसरे की, ठीक, जो दूसरा होगा तो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब इसको हम लोग निकाल रहे थे, उसको जब टाइम अपना डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहाँ पर ये क्यू आई, ये तो आर्बिट्रेरीली चूज किया ना हमने, अगर ध्यान से ये बाउंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि हाँ जो ये क्यू आई है वही इसे होना है, क्योंकि ये क्यू आई ये यहाँ से आया ये वाला, जबकि ये क्यू आई हमने आर्बिट्रेरीली उठाया है, ये क्यू आई और इस क्यू आई का कोई आपस में है नहीं यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे हम लोग यहाँ भी आई ले लेंगे, जैसे यहाँ पर आई हो गया, तो बाद में फिर यही सॉल्व होगा बनने लगेगा। फिर ऐसा नहीं था कि जिस कोऑर्डिनेट की बात यहाँ हो रही है उसी की यहाँ हो रही है, ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, जबकि ऐसा है नहीं क्यू आई से आगे बढ़ी ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आई नहीं लेना, ये जानने से हम ऐसे कर रहे थे कि हमको भी समझ में आया था कि यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, क्या करते हैं ऐसे। आई से दोनों अलग है, तो ये भी ऐसे बनेगा। नहीं, डेल स्क्वायर एक्स है, डेल स्क्वायर एक्स है और डेल क्यू है। फिर तो क्यू पहले आएगा। हाँ, तो एक तो आ गया हमारे पास, बस इसको उसमें रखना है।
दूसरा वाले अब इसमें अगर देखो ये क्या हो रहा है ये तो सही है ऐसे डॉट है और इसका फंक्शन भी है टोटल भी है और ये ऐसे जो है अगर उसको हम लोग क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्योंकि एक्स से क्यू आई का फंक्शन है और डी का और क्यू आई भी क्यू आई डॉट का फंक्शन ही हुआ क्यू आई डॉट क्यू आई का फंक्शन हो सकता है क्या ये जीरो हो जाएगा ये कुछ ऐसा है ये सेकंड टर्म इस पूरे को थोड़ा पूरा घुमाना लगता है तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ये आता है और ये जो है ये जो हमने निकाला पिछली बार में ये जीरो तो ये लगा लिया आर्टिफिशियल बॉडी जब इसमें हम लोग प्लस पुट करते हैं तब ये टर्म आता है और इस टर्म में वो पूरा ब्रैकेट क्यों होगा हाँ वो पूरा ब्रैकेट क्यों होगा ये पूरा हाँ डी बाई डी टी ये ब्रैकेट क्लोज करो ना अरे अब सही है हाँ ये सीखो तब आता है लास्ट में हमारे पास यानी कि ये जीरो होने से अब आर में जीरो हो जाता है और फिर हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए लगाएंगे इसके लिए बस
ये याद रखना होगा कि अभी ये हो ये दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यानी कि अगर इसको भूल भी जाए कि कार्टेशियन है तो इतना बोलो कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो जिसका भी फंक्शन है कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा अगर उसके टर्म्स में उसको लिखा जा सकता है तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरलाइज्ड के टर्म में लिखा जाना चाहिए। और उसके लिए वही होना जो डिटरमिनेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर वो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हुआ तो यहाँ नहीं पहुँच सकते। तब ये नहीं हो पाएगा। हाँ तब तो ये नहीं हो पाएगा बट हम यहाँ भी नहीं पहुँच सकते। हाँ, अगर ये नहीं हो पाएगा तो वो बहुत नेसेसरी कंडीशन है। हाँ उसको प्रूव उसको होना क्यों चाहिए डिटरमिनेंट जीरो? मैं वो उसमें मैट्रिक्स में कुछ होता है क्या कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जीरो तब होगा जब सब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, मतलब एक ही ये ऐसा कुछ होता था कि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स को इनवर्स इसका लिखा जा सकता है। हाँ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो फिर क्या है इसका वहाँ से क्या रिलेशन? उसका वही उसका वैसे ही होता है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और यानी इनवर्स फंक्शन लिखने के लिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं जो चाहिए। कोऑर्डिनेट्स हैं इनको एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में लिख देते हैं। हाँ हाँ फिर वहां से उसको डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर वो नॉन जीरो होता है तो तब तो ये हो जाता है। अगर ये नॉन जीरो नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। इतनी जरूरी चीजें लेकिन फोकस का तो अभी ये करना है ठीक है? इसको फिर तो क्या करें? कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्म के लिए जब लैग्रांज निकाला था तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था कि ये जो था हमारा ये मतलब था और ये हमारा ये क्योंकि फिर इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तब ये फिगर हो जाता है और इसका बराबर हो जाता है। इसको लेके चलते हैं। अभी लैग्रांजियन में देखा था कि वो उसका जो वेरिएबल्स है जिसमें ये डिपेंड करता है वो है एक्स ए और एक्स ए डॉट एक्स के अलोंग जो लैग्रांजियन है इसको ये लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं सही रहेगा। ठीक है तो एक्स के अलोंग जो है हमारा लैग्रांजियन हमने देखा कि वो एक्स ए पे डिपेंड कर रहा है एक्स के डॉट पे डिपेंड कर रहा है टाइम पे एक्सप्लिसिट के डिपेंड नहीं कर रहा। और लैग्रांजियन इक्वेशन क्या कहती है मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं
सही है मेरे ख्याल से तो सब्सक्रिप्ट डाल दो px p.x यही हमारा कोर्स था। What does it mean? मुझे समझ नहीं आ रहा ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है? ये वाली जो फर्स्ट ब्लॉक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ यहाँ से हाँ ओके ठीक है आगे वो फंक्शन ऑफ एक्स है या एफ डिफरेंशिएटेड विद एक्स है? फर्स्ट वन सबसे ऊपर जो आपने लिखा उसमें जो RHS में है हाँ ये क्या फंक्शन, अरे ये फंक्शन है फोर्स अच्छा फोर्स क्या along x, along x ठीक है आगे बल्कि ये फोर्स along x x a है x a है। तो ज़्यादा सब्सक्रिप्ट हो जाएगा सब्सक्रिप्ट का सब्सक्रिप्ट हो रहा है थोड़ा कम कर दो x पे ही रखो x a रहने दो या फिर हाँ ठीक है ऐसे। मान लो x a equals x है यहाँ पे आप x a को x से रिप्लेस कर सकते हो आप a को x से कैसे रिप्लेस कर सकते हो ये वहाँ आपने a लिखा है नहीं मतलब x1 था x2 तो ऐसे होते जा रहा था तो मिलेगा x है y है इसे x से लेते मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट देते हैं फिर कार्टेशियन करेंगे कि कार्टेशियन भी हो सकता है ना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सीधी वो आप बोल के बताओ वो बोल क्या है फर्स्ट इक्वेशन से प्लीज तो इधर से ऑयलर लग रहा था क्वेश्चन इसने कल नहीं क्लास में चला इसने स्लाइड दिया ठीक है ये इंडिकेशन है तो अगर यहाँ से के तरफ जा ये मतलब इसके बराबर है और ये इसके बराबर और फिर अब अगर इसको हम ये डॉट यानी कि इधर कुछ गड़बड़ है हमें इधर से साइड करने की जरूरत है ये ठीक है हाँ सही है सही है वैसे रहेगा ये तो सही है अब मान लो कि आपसे कहा जाता है
कि कोई हम ऐसे चुन लेते हैं, जी चुन लेते हैं, ठीक है, हमने जी चुना। अब बताना है कि मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस बताना है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स वाई प्लेन, तो हमारा लैग्रांजियन भी जो होगा वो ऐसा होना चाहिए। उस केस में यहाँ पर जी डॉट पर तो हमारा लैग्रांजियन डिपेंड कर नहीं रहा है, और यहाँ से हमें क्या देगा कि पी एच जो था, अगर हम पी से यही इसका निकालने की कोशिश करें तो ये हमारा बनना चाहिए ऐसा। जैसे यहाँ पर ये इसको जब x के अलाउंग था तो x डॉट के रिस्पेक्ट में लैग्रांजियन में डिफरेंशिएट किया। अब अगर हमें z के अलाउंग चाहिए तो हम z डॉट के अलाउंग कर रहे हैं, या फिर अगर किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये हमने क्या किया, इसका dy dt किया, और इसमें जब dy dt लगाएंगे तो ऑयलर लैग्रांज से ये मिलेगा dy dt, ये उधर गया तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन लैग्रांजियन हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ x पे, x डॉट पे, y पर, y डॉट पे। तो अगर हम लैग्रांजियन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। इस केस में ये हमारा जीरो मिलेगा, यानी कि जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम जी के अलाउंग बात कर रहे हैं कि जी के अलाउंग जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसका चेंज जीरो। इसका मतलब क्या है, ये भी जीरो होना चाहिए जी के अलाउंग, और ये क्या बता रहा था, फोर्स, यानी कि ये भी जीरो होना चाहिए। इसने ये इंप्लाई कर दिया, या फिर ये कॉपी इसने ये इंप्लाई कर दिया, या फिर ये कॉपी इसने और फिर इसके टाइम के डेरिवेटिव, अरे जी के रिस्पेक्ट में इसके डेरिवेटिव ने इन दोनों को इंप्लाई किया। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जब किसी भी कोऑर्डिनेट के अलोंग फोर्स नेट फोर्स जीरो होगा, उसी के अलोंग जो मोमेंटम में चेंज होगा वो भी जीरो, कोई चेंज नहीं। तो ये तो कार्टेशियन हो गया। ऐसे ही हमने ये प्रूव कर दिया है जनरलाइज्ड के केस में भी, तो इसका मतलब है कि जनरलाइज्ड मोमेंटम भी जीरो होगा अगर जनरलाइज्ड किसी कोऑर्डिनेट के अलोंग फोर्स जीरो हो, यानी कि ये हो सकते हैं कंजर्वेशन। यहाँ पे z तुम्हारा वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है ना। हाँ जी, इसको इग्नोरेबल साइक्लिक। एक और चीज है अच्छी चीज, तो जिसके मतलब जिस पर भी डिपेंड ना करे लैग्रांजियन उसे इग्नोरेबल या फिर साइक्लिक बोलते हैं। इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है, जो डिस्कशन हुआ उसमें आ रहा है कि इसको इग्नोरेबल इग्नोरेबल जनरली कुछ बोलो, तो कुछ साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है? मोशन तो नहीं साइक्लिक है, नहीं, मोशन साइक्लिक नहीं, कोऑर्डिनेट को साइक्लिक कहने का मतलब हो सकता है कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है वो घूम फिर के यहीं आता है, यानी कि जब तुम साइक्लिक इंटीग्रल करते हो तो जीरो हो जाता है, जब इंटीग्रल वाला साइक्लिक करते हो, इसलिए साइक्लिक का मतलब भी मेरे ख्याल से वहाँ से यहीं से आता है कि मतलब तुम्हारा जो भी है वो इस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। मतलब इसका कोई अगर फिजिकल निकल के आ जाए तो फिजिकल तो यही है, मतलब मेरे ख्याल से फिजिकल का मतलब साइक्लिक क्या ही होगा। या फिर कोई ऐसा एग्जांपल हो मोशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का एग्जांपल जिसमें एक कोई वेरिएबल है जिस पे लैग्रांजियन डिपेंड ना कर रहा हो, तो उसके
उसके फंक्शन में देखिए कुछ साइकिल टाइप बन रहा है कुछ। आई डोंट थिंक सो वैसा कुछ होता होगा, बट देखते हैं। साइकिल से साइकिल का पहुंची साइकिल हम अब मतलब जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड मोमेंटम में ये यूजुअल फोर्स और यूजुअल मोमेंटम होता है, उससे कैसे अलग हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर चलते हैं। तो उस केस में वेलोसिटी हमारे पास एक तो ये होती है r के नाम और एक होती है 5 किलोग्राम। तो अगर यहाँ से हम लग्रांजे निकालें अब एक बार हम इसको वहाँ थीटा कैसे आ गया? टेंशन आर फाई का कुछ हुआ वहाँ वहाँ अरे भाई और कहीं कौन सा ये आया है इंटीग्रेशन लैग्रांजियन का। और ये कंजर्वेटिव प्रोसेस की बात करते हैं इसका कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और पोलर के केस में
ये ऐसा होता है 1/r वैल्यू बाई और डेल r माइनस वैल्यू बाई डेल y। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें डेल u बाई डेल r का इसके भी दो कंपोनेंट डेल r प्लस डेल y ये वैल्यू निकाली जाती है यहाँ पर और ये यहाँ से आ जाए। ठीक है, इसको जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा? फिर तुमने थीटा लिख दिया, फिर थीटा लिखेगा वो r ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 के अलॉन्ग बचा है, 5 में अलॉन्ग इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह दिख रहा है किसी भी चीज का फिजिक्स में? जैसे कि ये तो बस तो एंगुलर हो गया mr डॉट ओके r डॉट वेलोसिटी वो तो मोमेंटम मोमेंटम r r एंगुलर मोमेंटम नहीं है वो नहीं r r की बात कर रहे हैं। r पर ये टॉर्क नहीं है। हाँ ये टॉर्क भी हुआ ना, अभी लेकिन आएगा तो ये पिछले वाले से नहीं गलत ये
ये फाइव डॉट वो तो पहला वाला तो शुरू होना था। बस इतना है। इसको ऐसे देखो, ये अब वो बन रहा है। ये अगला मोमेंटम है। हाँ इतना तो है मोमेंटम का कोई टर्म होगा। क्या? इतना तो कंफर्म है कि मोमेंटम का कोई तो टर्म आना चाहिए। हाँ वो तो ये कंफर्म है। ये क्लियर ही है ना यानी। और ये क्या है? ये तुम्हारा डॉट फाइव के लॉग हो रहा है, डॉट क्योंकि फाइव के लॉग यानी कि घूम ही रहा है, तो ये ऐसा होता है कुछ। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी मोमेंटम को? नहीं मोमेंटम ये अब देखो ये क्या है, इसको कहते हैं हम, अगर वैसे तो यहाँ पर फाइव और आर जो है ये जनरलाइज इसको हम बोलेंगे जनरलाइज फोर्स, जनरलाइज और इसको हम बोलेंगे जनरलाइज तो ये है ना कि जब जनरलाइज फोर्स बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद उसी फोर्स की बात हो रही है जो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वही जनरलाइज फोर्स आपका टॉर्क बन गया है। इसी तरह जब जनरलाइज मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको हमेशा उस मोमेंटम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जनरलाइज मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है, यही एक डिफरेंस बनता है कि जनरलाइज्ड फोर्स क्या फोर्स फोर्स, लेकिन जनरलाइज्ड फोर्स टॉर्क भी। इसको टॉर्क भी बोलते हैं, फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं। हाँ इसको जनरलाइज्ड फोर्स, इसके लैग्रांजियन से उसका कहना है कि F5 कि टॉर्क कैसे है, टॉर्क कैसे है। F5 का डायरेक्शन इसको डायरेक्ट ये क्या था, ये पोलर में या तो वेरिएशन r के अलोंग होगा या फिर फाई के अलोंग होगा। इसका फॉर्मूला नहीं बदलना है, डॉट आई अल्फा टाइम और आई,
ये फॉर्म अगर आ जाए तो और किया जाएगा। ये फॉर्म आएगा ना, वो क्या है, डॉट क्या है? ये ओमेगा, ये ओमेगा है, हाँ, वो फाइव डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। एफ ऑफ 5 और कुछ भी हो सकता है। फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा है, ये कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है टॉर्क के डिपेंड अलावा। करता है ना हमारा फाइव क्या है। यहाँ पे फाइव हमारा एंगल है, 5 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी एंगल पे ही होता है। तो तब मुझे लगता है टॉर्क ही है, क्योंकि अगर फाइव अगर कुछ दूसरा हो, नेचर कुछ और है, तब ये जनरलाइज फोर्स अलग है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो सकते हैं और तभी तो हम कह रहे थे कि फोर्स लग रही है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब बोलेंगे कि टॉर्क है। चलो इसको रखो, बनाएंगे। इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाएंगे नहीं, वो तो आ जाएगा, यहाँ कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ नहीं दिखाना है, या फिर देखिए अच्छा, ये तो नहीं होता है कि जो टाउ होता है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फोर्स, हाँ हाँ हाँ, जो फोर्स को हमने 5 के अलाउंग कर दिया, टाउ को ऐसे तो नहीं लिखते हैं, जैसे कंजर्वेटिव टॉर्क अगर बोले जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगा होता है, वही तो जैसे हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास, उसको जब लिख सकते हैं हम लोग किसी भी चीज की, जैसे टॉर्क को अगर हाँ, जनरलाइज फोर्स को उस फॉर्म में लिख सकते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली यही होगा वो ट्रू नहीं होना चाहिए कि टाउ इक्वल्स माइनस डी बाय इक्वल टू बाय, क्योंकि वैसे अगर लिख दें तब तो बन ही जाएगा, तब तो बन ही जाएगा। कंजर्वेटिव टॉर्क नाम का सुना नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स सुना है, कंजर्वेटिव टॉर्क भी होना चाहिए वैसे, कि कहीं पर चक्की पिस रही है और कोई फ्रिक्शन नहीं लगा है बॉडी में। देखो इतना है कि जनरलाइज फोर्स को वैसे लिखते हैं, लेकिन टाउ को वैसे लिख सकते हैं या नहीं, टाउ को भी वैसे लिख सकते हैं, बट इसी फॉर्म में नहीं, कुछ तो ऐड ऑन होता होगा। इसको भी जोड़ लें, ग्रुप डिस्कशन दो के बाद, ठीक है, दो तो हो गया, तो इसके बाद कल ठीक है, आज के परसों फर्स्ट हाफ में फ्राइडे को, फर्स्ट हाफ फिर में सैटरडे को, अब तक तीसरा दिन आज के आज है वेडनेसडे